हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वेलकम यू ऑल टू ज्ञानम। तो जो हम लोग एटमॉस्फेयर पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड आगे की वीडियो है। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने जो चीज़ें देखी थी उसमें ये देखा था एटमॉस्फेयर है क्या, क्लाइमेटोलॉजी क्या है, मेट्रोलॉजी क्या है, एटमॉस्फेयर की हम देखते हैं कि लेयर्स किस सीक्वेंस में है और ये लेयर्स बनी कैसे, ये हमने देखा था। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जो ये लेयर्स हैं इनमें मास डिफरेंस की वजह से इनकी फॉर्मेशन हुई है और कौन कौन सी लेयर्स हैं, इनको याद करने के तरीके हमने देखे थे। तो आज इन लेयर्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैं अगेन उसी ट्रिक से शुरू करूंगा जो ट्रिक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, इस्तेमाल करी थी हमने। और वो ट्रिक कौन सी थी? ईट मोस्ट, राइट। कौन सी ट्रिक थी वो? ईट मोस्ट। जो ट्रिक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखी थी दैट ट्रिक वाज ईट मोस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ई से आप एक्सोस्फीयर याद रखेंगे, ईट के टी से आप थर्मोस्फीयर याद रखेंगे, एम से आप मीजोस्फीयर याद रखेंगे, ओ से आप ओजोन लेयर जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में ये याद रखेंगे, और मोस्ट के टी से आप ट्रोपोस्फीयर याद रखेंगे। इससे आपको ऊपर से नीचे की तरफ का सीक्वेंस पता चल जाएगा। कई बार एग्जाम में सीधा सीक्वेंस ही पूछ लेते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ चीज़ों को अरेंज करो। ठीक है जी। अच्छा, आप यहाँ पे ये कर सकते हो। एक एक करके अब इन लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो लेयर है ग्राउंड से सबसे ऊपर जो पहली लेयर है दैट इज ट्रोपोस्फीयर। इस लेयर के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर मैं ट्रोपोस्फीयर की बात करूँ, ठीक है, तो ये हम देखते हैं लोअर मोस्ट लेयर है। इसी के अंदर हम लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं। हम सारे लोग जो सांस लेते हैं वो इसी में लेते हैं। ठीक है। अगर इस लेयर की मैं बात करूं तो हम देखते हैं कि जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि मान लो ये हमारी धरती है, इस धरती की ये हम देखते हैं क्रस्ट है। तो क्रस्ट से कई जगहों पे 18 किलोमीटर और कई जगहों पे 8 किलोमीटर तक ये ऊंची हो सकती है। जैसे कि हम देखते हैं कि इक्वेटर जो है ना, वहाँ पे हम देखते हैं कि सिर्फ 18 किलोमीटर, और जो पोल्स है ना, पोल्स पे आपको 8 किलोमीटर हम देखते हैं कि ऊंची दिखेगी। इसकी दो वजहें हैं। एक पहली बात, पोल्स पे ग्रेविटी ज़्यादा रहती है। अगर आपने धरती के पोल्स देखे होंगे तो धरती के पोल्स पे ग्रेविटी इज मोर देन इक्वेटर। तो भैया धरती जो है वो एयर के मोलिक्यूल्स को ज़्यादा खींचती है। एक वजह ये है कि पोल्स पे हम सिर्फ देखते हैं 8 किलोमीटर। दूसरी वजह ये है कि जो पोल्स हैं वहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है एज कंपेरिजन टू द इक्वेटर। तो इस वजह से क्या है कि इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो गैसेस एक्सपैंड करती हैं, फैल जाती हैं। और अगर मैं बात करूं टेम्परेचर जब कम हो जाता है तो गैसेस क्या करती है? कंट्रैक्ट करती है, सिकुड़ जाती हैं। तो गैसेस के सिकुड़ने की वजह से हम देखते हैं वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं। तो हम देखते हैं कि वो ज़्यादा फैलाव में नहीं होती है। इसको यहाँ पे इमेज से समझते हैं। आपने यहाँ पे कुछ एक फंडा याद रखना है। मैंने आपको बार बार बताया था एटमॉस्फेयर के चक्कर में। ये मान लीजिए हमारी धरती है। अब यहाँ पे मान लीजिए ये इसका इक्वेटर है और ये इसका पोल है। यहाँ पे आप पहली लेयर को देखोगे तो सिर्फ 8 किलोमीटर तक आपको दिखाई देगी। ठीक है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको इसकी अगर मैं बात करूँ, हाइट की बात करूँ, तो 18 किलोमीटर तक भी दिखाई दे सकती है। ऐसा फिक्स नहीं है ये। ठीक है। ये वेरिएबल है, बदलती रहती है, बदलती रहती है। कि हम एवरेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। अब ये 8 किलोमीटर इसलिए है, दो कंडीशन यहाँ पे। एक तो भैया मोर ग्रेविटी, रिलेटिवली मोर ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? ग्रेविटी इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, दैट अट्रैक्ट्स एनी टू ऑब्जेक्ट विद मास। तो यहाँ पे जो एयर है ना, एयर का क्या है? मास है। तो एयर के इस जितनी भी एयर है इसको हम देखते हैं कि धरती अपनी तरफ खींच रही है। तो उस पुल की वजह से, उस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ी कर गैसेज जो है धरती के सरफेस के पास रहती है। एक चीज़ यहाँ पे आ गई। ठीक है। द सेकेंड थिंग जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कि जो सेकेंड चीज़ है वो देखने वाली है यहाँ पे, ये है कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो पोल्स है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, आपने वहाँ पे देखा होगा बर्फ जमी रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है, ये टेम्परेचर कम क्यों रहता है, ये आपको मैं, आप पुरानी वीडियोज़ में, इसी प्लेलिस्ट के पीछे की वीडियोज़ में जाएंगे जहाँ पे आपको धरती के टिल्ट के बारे में पढ़ाया गया है, वहाँ पे आप इसको क्लैरिफाई कर सकते हो। यहाँ पे हम देखते हैं टेम्परेचर कम रहता है तो जितनी भी गैसेज है ना उनकी प्रॉपर्टी है, मैं आपको पढ़ा चुका था कि जब इनको हम लोग हीट करेंगे तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो कैसे बढ़ा सकते हैं टेम्परेचर? हीट करना पड़ेगा। जब हम इनको हीट करते हैं तो हीट एक एनर्जी है। जब इनको एनर्जी देते हैं तो इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाती है रिगार्डिंग मोशन, और ये दूर दूर एक दूसरे से जाना चाहते हैं। वॉल्यूम बढ़ जाता है इनका।
और इस चक्कर में इनकी हम देखते हैं क्या हो जाती है, एक्सपेंशन हो जाती है जब हम इनको हीट करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब टेम्परेचर कम होता है ना, तो हम देखते हैं गैस क्या करती है, कंट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे भैया जो जितनी भी गैसेस का मिक्सचर है, मतलब एयर है, वो थोड़ी कंट्रैक्ट कर रही है, इसलिए हम देखते हैं यहाँ पे जो आल्टीट्यूड है वो कम है, और इधर का आल्टीट्यूड देखोगे आप तो ज़्यादा रहता है इक्वेटर के पास। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। जो पूरा सिर्फ और सिर्फ यही लेयर नहीं, पूरा का पूरा जो एटमोस्फेयर है ना, याद रखना आपने, पूरा का पूरा एटमोस्फेयर जो है वो क्या करता है, वो ठीक है, बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि ठीक है, और हम देखते हैं कि बड़ा है, उसकी हम देखते हैं कि उसका अल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है, कहाँ पे, इक्वेटर पे। और हम देखते हैं कि वो थोड़ा ना कंट्रैक्ट कर जाता है, सिकुड़ जाता है, कहाँ पे जाके, पोल्स के पास। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि अगर इस लेयर की बात करें, किसकी, ट्रोपोस्फेयर की, तो इसको कहते हैं कि इसकी थिकनेस की बात करें तो ट्रोपोस्फेयर जो है वो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं थिक है या डेंस लेयर है। ये सबसे ज़्यादा डेंस लेयर इसलिए है क्योंकि हम देखते हैं कि इसके अंदर जितने भी गैसेस हैं वो बहुत ही हैवी हैं। ठीक है, वाटर की बात कर लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लीजिए, ऑक्सीजन की बात कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा हैवी गैसेस इसके अंदर हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा थिक हम लोगों को प्रतीत होता है। ठीक है, अच्छा अब ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो इसके अंदर डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर भी होते हैं, जिसी की वजह से मौसम में बदलाव होता है। इसके अंदर ऑक्सीजन भी रहती है, और ऑक्सीजन ना भारी है, भारी गैसेज हैं बाकी गैसेज की, हाइड्रोजन, हीलियम या बाकी गैसेज के कंपैरिजन में। तो जैसे ना हम ऊपर की तरफ जाएंगे ना, तो ऑक्सीजन का ना जो लेवल है ना वो गिरता जाएगा। इसीलिए ना जैसे ही लोग पहाड़ों पे मान लो क्लाइंबिंग करते हैं और लोग पहाड़ों पे थोड़ा ऊपर पहुंच जाते हैं ना, ठीक है, ऑक्सीजन ऊपर की तरफ जाते हैं तो रिड्यूस हो जाती है। और जैसे ही लोग पहाड़ों में हम देखते हैं क्लाइंब करते हैं, ठीक है, और क्लाइंब करके जब ऊपर पहुंच जाते हैं, यहाँ पे पहुंच जाते हैं, तो इन लोगों को ना यहाँ पे हम देखते हैं कि चक्कर आना महसूस होता है, मिथलियाँ आना महसूस होती हैं, उल्टी आना महसूस होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बीमारी हैं, जिसको हम देखते हैं कि लोग अपने शरीर को बीमार, मतलब ईज में नहीं है, डिजीज एक फील करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, हाई आल्टीट्यूड सिकनेस। आपने सुना होगा नाम, हाई आल्टीट्यूड सिकनेस। आपने देखा होगा जो पर्वतारोही हैं, जब माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं। अमरनाथ की यात्रा पे या किसी हम देखते हैं केदारनाथ की यात्रा पे लोगों को हम देखते हैं कि ऐसी शिकायतें आती हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है ना। तो हम देखते हैं ऐसा इसलिए कि जैसे ही हम लोग आल्टीट्यूड में ऊपर जा रहे हैं, ऑक्सीजन भारी गैस है, उसकी जो अमाउंट है, जो उसकी क्वांटिटी है, वो कम होती जा रही है। तो अब एयर तो है वहाँ पे, लेकिन एयर में ऑक्सीजन कम है। इस वजह से हम लोग जब सांस ले रहे हैं ना ऐसे, तो मैंने क्या करा, ये एयर इनहेल करी। अब इस एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है ना, ठीक है, यहाँ से मैंने अपनी नेसल कैविटी से उसको अंदर लिया। मेरी नेसल कैविटी के बाद अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने इसको इनहेल करा, यहाँ पे मेरी ट्रेचरिया, जिसको हम विंड पाइप कहते हैं, विंड पाइप के थ्रू ये मेरे लंग्स में पहुंच गई। ठीक है, ब्रोंकालीज अगर बात करूँ, ब्रोंकलीज हैं, एलोविलीज हैं। अब यहाँ पे भी फिल्टर कोई नहीं है, एयर अंदर गई है। अब जो एलोविलीज है ना, उसके अंदर हम देखते हैं छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन आता है। अब वो हीमोग्लोबिन जो है वो हम देखते हैं कि फिल्ट्रेशन का काम करता है। वो बहुत ही ज़्यादा एक सिलेक्टिव मॉलिक्यूल है, जो सिर्फ ऑक्सीजन को पकड़ के पूरी बॉडी में ले जाता है, बाकी सारी गैसेज जो है वही रह जाती है। और जब मैं सांस छोड़ता हूँ, एक्सहेल करता हूँ, तो इसके साथ हम देखते हैं कि वो बाहर आ जाती हैं। लेकिन अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का रोल क्या है। मेरी बॉडी में जितनी भी एनर्जी बन रही है ना, वो एक प्रोसेस से बन रही है, जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। इसमें होता है कि मेरे शरीर के अंदर जितने भी सेल है ना, उनके अंदर एक चीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर उसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। उसके अंदर एक शुगर रहती है, एटीपी कहते हैं। उसके साथ जब ऑक्सीजन मिलती है तो उसकी ऑक्सीडेशन होके एडीपी बनता है, एडायोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी एडायोसिन ट्राइफॉस्फेट से। इस दौरान क्या बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, जिससे सेल काम करता है, और सेल से बने होते हैं ऑर्गन से पूरा मैं बना हूं, तो मतलब मैं काम कर रहा हूं। तो मेरे शरीर को अगर एनर्जी चाहिए, मेरे अंगों को काम करना है, दिमाग को, फेफड़े को, दिल को काम करना है, तो मुझे क्या चाहिए, अपने शरीर में एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी ऑक्सीजन, हम देखते हैं कि ऑक्सीजन भी उसका एक पूरक है, मतलब ऑक्सीजन भी एक ऐसा कारक है, या कह सकते हैं ऑक्सीजन इज वन फैक्टर, ठीक है, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो कम ऑक्सीजन मतलब कम एनर्जी, दिमाग में कम अगर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन पहुंचेगी तो फेंट होने की दिक्कत हम लोगों को दिखाई देगी, चक्कर आने लगेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस की प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा आपने और भी चीज़ें देखी होंगी कि जैसे हम हाइट में ऊपर जाते हैं तो आग जलाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए क्योंकि भैया आग जो जल रही है ना, आग के जलने, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ जब जलती है, उसको हम कह रहे हैं क्या हो रही है, कंबर्शन हो रही है। क्या हो रही है, कंबर्शन। और जब मैं बात करता हूं किसकी, कंबर्शन की, तो कंबर्शन कुछ और नहीं है। कंबर्शन में फ्यूल को जब ऑक्सीजन और हीट मिलती है ना, तो वो जल उठता है। ठीक है,
किसी भी फ्यूल को जब ऑक्सीजन और हीट मिलती है तो हम कहते हैं क्या हो गई है, कंबर्शन हो गई है। ठीक है जी। तो मतलब यहाँ पे हीट और फ्यूल के साथ हम देखते हैं ऑक्सीजन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आग बिना ऑक्सीजन के जल ही नहीं सकती है, तो कम ऑक्सीजन मतलब आग जलाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन ना होने की वजह से ऊपर हाइट में जाके आग जलाना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हिल स्टेशन पे आग जलाना थोड़ा एक अपने आप में चैलेंजिंग टास्क होता है। उसके अलावा आपने एक और चीज़ देखी होगी, जो पहाड़ी लोग हैं उनके गाल ना लाल लाल रहते हैं। ठीक है, बेशक गाल फटे रहेंगे क्योंकि वहाँ पे हम देखते हैं कि जलवायु खुश्क है, ठंडी जलवायु है, तो हवा अपने साथ नमी खींच के ले जाती है, तो स्किन के अंदर भी की जो नमी है उसको भी ले जाएगी, तो स्किन में दरारें आ जाएंगी, लेकिन फिर भी गाल ना लाल लाल रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया वो कई हजार सालों से उन इलाकों में रह रहे हैं। इसकी वजह से उनके शरीर में ना बदलाव आ चुके हैं, जिनको हम एवोल्यूशन कहते हैं। अब उनका शरीर एवोल्व हो चुका है, कम ऑक्सीजन में काम करने के लिए अडेप्ट हो चुका है, तो उनके शरीर में जो अब कैपिलरीज है ना वो ज़्यादा हैं, और उनका जो शरीर है उसमें से हम देखते हैं जो खून है ना वो ऊपर की बॉडी की तरफ ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, उनके शरीर में खून ज़्यादा हो गया, तो और वो जो खून की कैपिलरीज हैं, पतली पतली धमनियाँ हैं, ठीक है, वो पूरे के पूरे मुंह में फैली होती है, जिसकी वजह से उनका खून लाल रंग का आपको दिखता है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि इसी का एक रिजल्ट है। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑल काइंड ऑफ वेदर चेंज टेक प्लेस हियर। कहता है कि सारी की सारी ना वेदर की एक्टिविटी यहीं पे होती है, इसके ऊपर ना मौसम नहीं बदलता है, क्योंकि मौसम है ही नहीं। देखो मौसम बदलता किसकी वजह से, ये आपने देखा होगा ना बादल में, आगे आपको क्लाउड्स की कैटेगरीज भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं किसकी वजह से, क्लाउड्स की वजह से। ठीक है, तो ये जो मौसम है ना ये क्लाउड्स की वजह से होते हैं, और क्लाउड्स के होते हैं वाटर वेपर प्लस डस्ट पार्टिकल्स से मिलके क्या बनता है, क्लाउड बनता है। ठीक है, मैं डस्ट पार्टिकल क्यों कह रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि सर डस्ट पार्टिकल क्यों कह रहे हैं। ये जो वाटर वेपर है ना, जब ये इकट्ठा होते हैं ना तो इससे बादल बनता है, लेकिन इकट्ठा होंगे कैसे। हम देखते हैं कि एक डस्ट का पार्टिकल है ना, उसके सरफेस पे ना ये वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो यूं इकट्ठा होते हैं, तब हम देखते हैं इससे क्या बनता है, बादल बनता है। इसीलिए डस्ट पार्टिकल और वाटर दोनों जरूरी है। तो हम देखते हैं कि ये थोड़े डस्ट पार्टिकल की बात करूं तो ये हैवी है, और हम बात करें अगर H2O की तो ये भी काफ़ी हैवी है, हालांकि ऑक्सीजन से हल्का है ये, लेकिन हम देखते हैं कि इसको इकट्ठा होना है अगर, तो किसी कोई ना कोई सरफेस चाहिए, वो सरफेस डस्ट का पार्टिकल देगा। डस्ट के पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा भारी हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रोपोस्फेयर में मिलेंगे। इसीलिए आपको जो बादल हैं, जो क्लाउड्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मिलेंगे, ट्रोपोस्फेयर में ही मिलेंगे, और बादलों से ही मौसम होता है, इसलिए सारा का सारा मौसम आपको कहाँ मिलेगा, ट्रोपोस्फेयर में ही मिलेगा। ठीक है, एयर जो होती है ना, अब देखो यहाँ पे ना ये जो सारा का सारा बादल बन रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, इसकी वजह से ना यहाँ पे ना हवाएं चलती रहती हैं। विंड्स हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, तो विंड्स हमेशा क्या करेंगी, चलती रहेंगी। ठीक है, जब विंड्स चलती रहेंगी तो विंड्स के चलने की वजह से हम कहते हैं कि एयर इज नेवर रिमेन स्टैटिक हियर, एयर कभी भी रुकती नहीं है, इसीलिए इसको चेंजिंग स्फीयर या स्टैटिक स्फीयर भी कह देते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हवाएं हमेशा चलती ही रहती हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम थोड़ी और यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, कुछ और यहाँ पे इससे जुड़ी हुई जरूरी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं द एनवायरमेंटल टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ एवरी 165 मीटर ऑफ द हाइट, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट। एक यहाँ पे पूरा फिनोमिना है जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स। याद रखना, नॉर्मल लैप्स रेट या नॉर्मल, हम क्या कहते हैं इसको, थ्योरी ऑफ नॉर्मल लैप्स, कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल लैप्स, नॉर्मल लैप्स ऑफ टेम्परेचर, अलग अलग नाम से जानते हैं। अब नॉर्मल लैप्स ऑफ टेम्परेचर या नॉर्मल लैप्स रेट है क्या, ये कहता है कि जो ट्रोपोस्फेयर है ना, जैसे ही ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाएंगे ना तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर जनरली आइडली टेम्परेचर ऊपर जाने पे डिक्रीज होगा, गिरेगा। और कितना गिरेगा, हर 165 मीटर ऊपर जाने पे टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस गिर जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर मैं बात करूं 165 मीटर ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर जाएगा। अब धरती के सरफेस का एवरेज टेम्परेचर की मैं बात करूं ना, एवरेज औसतन, तो 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप 15 को 165 से गुना करो तो 1650825, तो ये लगभग 5 7 4 2 2475 मीटर
ऊपर जाने पर टेम्परेचर 0 हो जाएगा, मतलब वहां पे हम देखते हैं कि फ्रीजिंग टेम्परेचर हो सकता है। ये देखो थ्योरेटिकल बात है, प्रैक्टिकली हर जगह में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बाकी भी फैक्टर हैं जिन पे हम देखते हैं कि टेम्परेचर डिपेंड करता है। चलो खैर आगे देखते हैं, ठीक है। अच्छा अब ना जो याद रखना कि जैसे ना इधर इधर वापस आते हैं, इस फोटो में आते हैं, ये जो ट्रोपोस्फियर है ना, चलते चलते हम देखते हैं कि यहां तक जाएगा, इसके बाद क्या शुरू हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर। तो जहां पे ना ये दोनों सेपरेट होते हैं ना, वहां पे ना एक हम देखते हैं कि ट्रांजिशन फेज आ जाता है, जहां पे ना ट्रोपोस्फियर किस में बदल जाता है, स्ट्रेटोस्फियर में बदल जाता है। यू कैन सी दिस ट्रांजिशन फेज, ये ठीक है। और ये जो ट्रांजिशन फेज है ना, इस ट्रांजिशन फेज को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं माफ कीजिएगा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं ट्रोपोपोज, ठीक है। अब याद कैसे रखना है आपने इसको, कि ट्रोपोस्फियर यहां से चलता चलता आया और इधर जाके हम देखते हैं क्या हो जाता है, पोज हो जाता है। तो एक जगह से आते आते ऊपर जाके ट्रोपोस्फियर पोज हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, ट्रोपोपोज कहेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रोपोपोज कहते हैं। तो ये हमने जितनी भी चीजें थी ये कहां पे देखी हम लोगों ने, स्ट्रेटोस्फीयर से रिलेटेड। कुछ और चीजें हैं जो स्ट्रेटोस्फीयर की हम ट्रोपोस्फियर की यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, हम लोग रह कहाँ रहे हैं, ट्रोपोस्फियर में ही सारे के सारे रह रहे हैं, जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटी है, ठीक है। अच्छा अब ना देखो, अब जनरली कुछ और चीजें हैं जो हमने यहाँ पे देखनी है। यहाँ पे हमेशा ही क्या रहेंगे, बादल रहेंगे, ठीक है। तो मान लो ये कि ये जहाज है, ठीक है। आप पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि जहाज के उड़ने के लिए आइडियल हम देखते हैं कि लेयर कौन सी रहती है, तो हम जवाब के देते हैं कि स्ट्रेटोस्फियर जो है एक आइडियल लेयर रहती है। ऐसे क्यों, क्योंकि देखो जब ये जहाज जा रहा है ना, ठीक है, तो यहाँ पे जहाज बन के ये कंफ्यूज मत हो जाना कि जहाज यहाँ पे उड़ता है। तो देखो आगे बादल होंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, विजिबिलिटी कम होगी, तो जहाज को नुकसान होने की जो संभावना है वो बढ़ सकती है ना। तो अब हम देखते हैं इससे बचने का तरीका क्या है, हम देखते हैं यहाँ पे फटाफट से ध्यान देंगे यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जहाज को उड़ना तो यहीं से करेगा। देखो मान लो कि ये एयरपोर्ट है, यहाँ ये रनवे है, अब ये एक मान लो जहाज है, तो जहाज को जो टेक ऑफ है वो तो यहीं से करना पड़ेगा। तो जहाज जो है वो टेक ऑफ तो ट्रोपोस्फियर से ही करेगा, लेकिन इसका एम क्या होता है, जल्दी से जल्दी क्या करे, ये ट्रोपोस्फियर से ऊपर चला जाए। जब ट्रोपोस्फियर से ऊपर चला जाएगा स्ट्रेटोस्फियर में, जैसे मैं आपको यहाँ पे इमेज दिखाता हूँ, जब ये ट्रोपोस्फियर से ऊपर चला जाएगा, ये देखो ये मान लो कि ये नीचे ट्रोपोस्फियर रह गया, ऊपर ये कहाँ पे चला जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर में चला जाएगा। यहाँ पे ना ये आइडियल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बादल नीचे रह गए, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि स्ट्रेटोस्फियर में जहाज उड़ता है, कहाँ उड़ता है, देखो बचकाना क्वेश्चन है। अगर आप इसको ऐसे समझोगे तो सही बात ये है कि वो लिफ्ट और हम देखते हैं टेक ऑफ और हम देखते हैं लैंड कहां पे करेगा, ट्रोपोस्फियर में ही करेगा। लेकिन उड़ने के लिए आइडियल का मतलब क्या होता है, आइडियल का मतलब समझो तो पहले सबसे अच्छा, सबसे सही, सबसे हम देखते हैं कि अच्छा कौन सा माना जाता है, हम देखते हैं इसी को माना जाता है स्ट्रेटोस्फियर को, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं ना डस्ट होगी, ना ही हम देखते हैं क्लाउड्स होंगे, ना ही मौसम होगा, और विंड्स भी हम देखते हैं बहुत ज्यादा स्टैटिक बहुत ज्यादा मोशन में रिलेटिवली कम हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें हवाएं देखने को मिलेंगी, होंगी तो होंगी, ठीक है। तो इसीलिए ठीक है, अगर पेपर में आए हेलीकॉप्टर, भैया हेलीकॉप्टर जो इट कैन ओनली, उसकी ना लिमिट होती है हाइट की ऑपरेट करने की, ठीक है। तो वो सिर्फ और सिर्फ हम देखते हैं कि ट्रोपोस्फियर में ही मूव कर सकता है। आग की बात करें, ठीक है, अब स्ट्रेटोस्फियर से ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटोस्फियर से ऊपर जहाज इसलिए नहीं जाते हैं कि ज्यादातर जहाजों के जो इंजन है ना वो कंबर्शन इंजन है, उनमें जो एनर्जी बन रही है ना वो फ्यूल को कंबर्शन करवा के, फ्यूल को जला के बन रही है, और फ्यूल को जलाने के लिए ना ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो इससे और ऊपर चले जाएंगे तो ऑक्सीजन उतनी भी नहीं मिलेगी भैया हमें, ठीक है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। अच्छा आपने याद क्या रखना है कि ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन कम होती जाती है, टेम्परेचर भी कम होता जाता है। ये दो चीजें आपने याद रखनी है। तीसरी चीज जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है कि ऑक्सीजन का रोल क्या है। जैसे हाइट में जाएंगे तो ऑक्सीजन कम होगी, ऑक्सीजन से कंबर्शन होगी, तो कंबर्शन मुश्किल हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भैया ऑक्सीजन जो एयर है, हम इनहेल और एक्सहेल सांस लेते हैं तो हवा ही अंदर बाहर करते हैं, लेकिन उस हवा में से सिर्फ हमें ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो हमें हाई अल्टीट्यूड सिकनेस भी हो सकती है। इन बातों का आपने ध्यान रखना है, और यहीं से हम देखते हैं कि ट्रोपोस्फियर का हमने पूरा का पूरा कवरेज कर लिया। अगले लेक्चर में अगली लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ लेते हैं अलविदा, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ वेरी गुड टाइम।